शुरू करें? जी, मंच आपके हवाले है हितेश। धन्यवाद अनुराग जी। हमारे साथ उस राज्य के मुखिया, उस राज्य के मुख्यमंत्री आज हमारे साथ हैं जो खरी खरी और हाँ हरी हरी दोनों के लिए जाने जाते हैं। हरी का हरियाणा और खरी खरी बोलने वाला हरियाणा। मनोहर लाल जी, मैं जो राज्य में राजनीतिक नहीं, राजनीति के कारण प्रशासनिक और जनजीवन में जो बदलाव आया है उसके बारे में आपने कैसे किया ये पूछना चाहूंगा, परंतु एक उदाहरण देकर पूछना चाहूंगा कि हितेश जी, आपके प्रश्न करने से पहले जी सबसे पहले तो मैं 5 जने पत्रिका और ऑर्गेनाइजर पत्रिका, इसका ये 75 वर्ष पूरे हुए हैं। हीरक जयंती एक प्रकार की इसको कही जाती है। तो इस अवसर पर मैं 5 जन्य और ऑर्गेनाइजर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सफलतापूर्वक इतना लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं। कामना करता हूं कि इसी गति से, बल्कि इससे और ज़्यादा गति से राष्ट्रीय विचारों को फैलाने के लिए और ये पूरी टीम लगातार आगे बढ़ती रहे, और इसके लिए मेरी शुभकामना है। बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी। मैं फिर प्रश्न पर आता हूं। एक समय था जब देश का प्रधानमंत्री कहता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। वो जादू था, चमत्कार था, और प्रधानमंत्री उसकी स्वीकारोक्ति का, वो उसका खुद गवाही देते थे। ये तंत्र कैसे तोड़ा आपने? पहली बात तो यह है कि वो जो पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने ये कहा था, कम से कम एक दाद तो उनको मैं देता हूं कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया। लेकिन ये दुखद पहलू है कि 85 पैसे बीच में गायब हो जाना, कहाँ चले जाते हैं, ये चिंता का विषय रहा होगा, जरूर उस समय रहा होगा, लेकिन वो इसको ठीक करने के लिए फेल हुए। हमने देश में जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर संभाली है, तभी से सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की सरकारों ने, हमने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में उस समय ये घोषणा की थी कि हम एक पारदर्शी शासन, एक स्वच्छ प्रशासन, इसके माध्यम से एक अच्छी सरकार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। और उस पर 2014 सरकार में आने के बाद लगातार हमने काम किया। एक गुड प्रशासन की बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की, उसमें आईटी का भी योगदान बहुत बड़ा है। तरह तरह के ऐसे पोर्टल्स बनाए, तरह तरह के ऐसे ऐप्स बनाए, और जितना जिसको कहना चाहिए कि यानी ह्यूमन इंटरफेस, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कामों को हम आईटी के माध्यम से करना शुरू करेंगे। मेरा बिल्कुल ऐसा पूरा विश्वास है कि उसमें भ्रष्टाचार होने की गुंजाइश ना के बराबर है, और इसलिए हमने इस काम को पिछले 7.5 वर्षों में इतने सारे प्रोग्राम चलाए कि मुझे अब मैं आश्वस्त हूँ कि अब भ्रष्टाचार नाम से जो लगातार खुले तरीके से लोग स्वीकार कर लेते थे, अब उनको करेंगे तो डर करके करेंगे। उस डर को बनाए रखना और उसको आगे और व्यवस्थाओं को ठीक करना, ये हमारा काम है। आपने जो बात कही, हम साक्षात्कार लेने से पहले तैयारी करते हैं, करनी भी चाहिए। जब मैं पिछली बार चंडीगढ़ गया था, पंचकूला गया था, तो आपने जो कहा कि तकनीक से हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, मुझे हैरानी हुई कि एक बार एक रेफरेंस आया कि एक बैठक थी जिसमें आपने किसी योजना के बारे में अधिकारियों से पूछा था, और उन्होंने कहा कि नहीं जी वहाँ तो पहाड़ है। आपने आईपैड मंगाया, गूगल मैप्स खोल के वो जगह दिखाई कि पहाड़ यहाँ नहीं, यहाँ से इतनी दूर है। आज एक और परिचय कराता हूँ कि तकनीक के जितना तज्ञ हम देखते हैं, तकनीक के जितना निकट देखते हैं हम देश के प्रधानमंत्री को, उतना ही निकट और सजग, नई चीजें सीखने के लिए सतर्क, ये मैंने आपको उस समय पर पाया। आप एक नई भाषा भी सीख रहे थे और तकनीक का भी, कुछ आईपैड का भी काम कर रहे थे, शायद जापानी भाषा सीख रहे थे। और आप ये इतना समय कैसे निकाल लेते हैं टेक्निक के लिए भी और नई भाषाओं के लिए भी? आपके चार्ट में जब मैंने समय देखा तो जापानी भाषा का एक वो लगा हुआ था शेड्यूल। देखिए, एक मेरा शौक रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से, जब से अपने आप को संभाला है कि नई चीज़ें जहाँ से मिल जाए
उनको सीखना चाहिए। वो हमारा पक्षकार हो या हमारा विपक्ष का व्यक्ति हो, अच्छी चीज़ें सीखने का मुझे बहुत शौक रहा है। अब तो शासन प्रशासन में हम आ गए, जब शासन प्रशासन में नहीं थे तब भी आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि 1979 में 1979 में मैंने देश की एक भाषा तमिल सीखी। तमिल हालांकि सबसे कठिन भाषा मानी जाती है अपने देश की भाषाओं में से, लेकिन उसमें भी कुछ एक पाठ्यक्रम के माध्यम से मैंने सिखलाई की। तमिलनाडु के जो लोग मिलते हैं उनसे जब मेरी बातचीत होती है तो बहुत जैसे दिल के निकट व्यक्ति आ जाता, तो ऐसा भाषा का अपना एक लाभ मिलता है। वही चीज़ अब शासन में मुख्यमंत्री होते हुए एक दिन मुझे लगा कि हमारे यहाँ गुरुग्राम में जापान के बहुत लोग हैं, और जापानीज जब आते हैं तो उनको अगर उनकी भाषा में थोड़ा बहुत बातचीत कर ली जाए, संबोधन में भी थोड़ा वाक्य बोल दिया जाए, तो बहुत उनको आनंद आता है। दे फील हार्ट टू हार्ट रिलेशन इन स्पीकिंग विद जापानीज। तो उस समय फिर प्रसन्नता, यानी मैंने प्रयत्न किया और जापानी भाषा के लिए एक ट्यूटर रखा, और मैंने 30 क्लासेस जापानी की। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जापानी में कोई एक्सपर्ट हो गया हूँ, लेकिन उनसे जब बातचीत करते हैं तो कोई संबोधन है, कोई 2-4 वाक्य है, ये बोलते हैं तो बात उनको भी आनंद आता है, हमको भी आता है। वो आपके ट्यूटर का ही मेरे ख्याल से शेड्यूल लगा हुआ था। जब मैंने देखा ये जापानी कौन आ गया बीच में। एक जो राज्य की पहचान है, इस राज्य की 2 पहचान रही, एक तो भ्रष्टाचार की है आप, और दूसरा रहा जातिगत राजनीति की। दोनों के लिए ही आपने भ्रष्टाचार का बताया, जातिगत राजनीति की पहचान खत्म करके विकास के लिए, इसकी कोई आपकी कल्पना भी है या उसके कोई खाका बनाया है आपने? कैसे करेंगे? क्या ये इतना सरल काम है हरियाणा जैसे राज्य के लिए? देखिए, वैसे तो जहाँ से हमको संस्कार मिले, यानी मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि डॉक्टर हेडगेवार यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि उसके माध्यम से जो जो राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत होते हैं उनके मन में एक राष्ट्र का विचार होता है, सामाजिक एकता समरसता की बात होती है, समाज अलग अलग भागों में बट करके चले। क्षमा। तो इसमें राजनीति में लोग अपने अपने स्वार्थों के कारण से, उनके जो अपने निजी स्वार्थ होते हैं, राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, जातियों के आधार पर वोट बैंक खड़ा करते हैं। हमने शुरू से ही, जैसे ही प्रत्यक्ष इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का मुझे मौका मिला 2014 में, पहला मैंने चुनाव लड़ा करनाल से, उसी समय एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ताकि हम सभी हरियाणा के वासियों में जाति का भाव समाप्त करके मैं हरियाणवी हूं, इस भाव को अगर लेकर के आएंगे तो उनका प्रदेश के हित में कुछ काम करने का मन भी बनेगा, बजाय अपनी जातियों के हित में। बहुत उसका लाभ मिला। और दूसरा, किसी वर्ग से, किसी क्षेत्र के लोगों से कोई भेदभाव नहीं करना। खास करके सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव, राजनीतिक व्यवस्था में भेदभाव बहुत लोग करते हैं। यहाँ हमारे एमएलए बने, यहाँ हमारे एमपी बने, इन यहाँ ज़्यादा काम करना, यहाँ कम काम करना। मैंने 2015 ऑनवर्ड्स लगातार हरियाणा में सब कामों को, जो लोगों की मांग थी उसके हिसाब से सबके विकास के काम कराए, विधायक किसी का भी रहा हो, लेकिन इस समभाव से और समान विकास के काम को करते करते आज मैं कहता हूं, वो जो जातिगत व्यवस्थाएं जो लोगों ने बना रखी थी खत्म हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम हो गई हैं। इसलिए अब जातिगत व्यवस्था को बहुत ज्यादा आगे लेके चलता भी नहीं है। एक जाति के आधार पर मैं इसमें एक रोजगार स्वावलंबन का विषय जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ख़ास तौर पर जाति के आधार पर लामबंदी, उसकी वोट में परिणति, सत्ता और फिर एक वर्ग को पुष्ट करना और बाकियों को कमज़ोर करना, इसमें समाज का स्वावलंबन खत्म हो गया। इसके लिए आपकी जो काम किए मैं वो थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इस तंत्र को तोड़ना भी ज़रूरी था और उसमें जातियों को अपमान भी महसूस ना हो, ऐसी चुनौती भी थी, इसे आपने कैसे किया? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, युवा शिक्षा में आगे आ रहा है, जो वर्ग जातियों के आधार पर अपने मंसूबे सफल भी कर लेते थे, आज वहाँ युवा एक समाज का ऐसा खड़ा हो गया कि उसको ठीक से बात बताई जाए, समझाई जाए तो मानता है कि जातियों के आधार पर ना समाज का विकास है, ना प्रदेश का विकास है, ना देश का विकास है। बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हैं। बड़ी आयु के लोग आज भी शायद कहीं ना कहीं उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन आज अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि आज तो परिवार का हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से राजनीति में, वोट में, इसमें आगे आता है। इसलिए अब हमने पूरे प्रदेश में घूमने के बाद ये पाया है कि जो जातिगत राजनीति करने वाले लोग हैं वो माइनॉरिटी में आ रहे हैं
और उसी में जब सबको लगता है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, क्योंकि जाति विशेष के लोग जिनका एक राजनीतिक प्रभाव पहले बना हुआ था, और वो पिछले 12 साल यानी पिछले 8 साल हो गए हैं, 8 साल में तो आगे आए नहीं हैं, और अगर इसी भाव को लेकर वो चलते रहेंगे तो गारंटी है अगले चुनाव में भी कम से कम वो आने वाले नहीं हैं। अगर एक बार 15 साल का सेटबैक किसी को अपने सिस्टम को लेकर बनेगा तो उनको निश्चित रूप से मुड़ के वापस आना ही पड़ेगा कि अब जातियों से काम नहीं चलेगा, अब विकास से चलेगा। अब समाज में यानी ईज ऑफ लिविंग के नाते प्रशासन के शासन के जो काम आएंगे, लोग खुश रहने चाहिए। अगर लोग खुश हैं तो फिर राजनीति तो इसी बात की है कि लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा पर खरे उतरना, उसमें जातिगत का कोई स्थान नहीं है। हाँ, जातियां पहले कभी प्राचीन काल के अंदर महत्वपूर्ण होती थी, वो कहीं रक्षा सुरक्षा उनको शासनिक प्रशासनिक नहीं मिलती थी, वो राजा के नाते इकट्ठे होते थे, दुश्मन का मुकाबला करते थे, एक दूसरे की जाति के साथ संघर्ष आता था, उसमें कोई प्रतियोगिता होती थी, कौन आगे बढ़े कौन पीछे रह जाए, ये चीजें चलती थी। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इन चीजों को कोई महत्व अब नहीं है। एक कहावत है और कहावत से जुड़े हुए मैं 2 प्रश्न अलग अलग पूछना चाहूँगा। कहावत जो रही और वो हरियाणा ने बदल के दिखाई, खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो पढ़ने लिखने वालों के लिए आप टैबलेट की बात भी कर रहे हैं, खेलने वालों के लिए इस बार हमने देखा ओलंपिक में जो हरियाणा का एक और मुहावरा है, वास्तव में आपके छोरे ने लठ गाड़ दिया। तो ये दोनों काम, छोरे नहीं छोरियां भी लठ गाड़, छोरियां भी लंगा लिए। तो मैं दोनों चीजें समझना चाहूंगा कि अभी तो प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की है, तो ये दोनों चीजें खेल में और पढ़ाई में अब बाकी राज्यों के लिए एक छोटा सा राज्य मिसाल कैसे बना हुआ है? देखिए, इसमें कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि उस धारणा को बिल्कुल हमने बदल दिया है कि केवल पढ़ने लिखने से ही नवाब बनेगा और खेलने कूदने से नवाब नहीं बनेगा। अब पढ़ाई लिखाई करके स्किलिंग करके भी नवाब बनेगा, खेल कूद में अच्छी अपनी प्रतिभागिता करके कहीं स्थान पर पहुंचेगा वो भी नवाब बनेगा, क्योंकि उसको भी बराबर के अवसर हमने दिए हैं। हमने उसके लिए आर्थिक तौर पर अगर कोई इसको आंकने लगेगा तो हमने जो इनाम की राशि है वो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाले को देश और दुनिया का सबसे बड़ी राशि 6 करोड़ रुपया हम गोल्ड मेडलिस्ट को लेकर देते हैं। 6 करोड़ रुपया देश के किसी प्रदेश में तो नहीं है, लेकिन अगर हम करेंसी का कन्वर्जन करके देखें तो दुनिया के किसी और देश का भी हमारे 6 करोड़ रुपया राशि के बराबर इनाम नहीं है। फिर 4 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़। हमने तो इस बार एक और किया। पहले हमारी पॉलिसी में जो यानी गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल लेके आता था उनको तो 2.5 करोड़ रुपए तक मिलता था, लेकिन मान लो किसी कारण से थोड़ा पीछे रह गया और 4th स्थान पर आ गया, उसको मात्र शायद 10 लाख रुपया इतना ही मिलता था, 15 लाख रुपया। हमने उस समय कहा कि नहीं, गैप बहुत है। 4th आने वाले को भी हमने 50 लाख रुपए घोषणा की कि भले कोई मेडल नहीं लेके आया लेकिन 50 लाख का हकदार वो भी होगा। तो इस प्रकार से हमने वो किया। फिर हमने खिलाड़ियों के लिए नौकरियां, गोल्ड मेडल लाएंगे तो क्लास 1 की नौकरी मिलेगी, फिर कोई दूसरा मेडल लाएंगे कहीं क्लास 1, क्लास 2, फिर क्लास 3, और क्लास 4 के लिए यानी ग्रुप डी के लिए जितने खिलाड़ी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनके पास एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट है, वो अगर ग्रुप डी के लिए अप्लाई करते हैं तो 10% नौकरियां उनके लिए रिजर्व कर दी बहुत कि 10% उनको मिलेंगी जो कम से कम खेल में आगे बढ़ता है। पढ़ाई में पीछे रहेगा वो थोड़ा, क्योंकि उसका समय तो खेल में लगता है, पढ़ाई में वो पीछे रह जाता है। खेल में अचीवमेंट है तो उसको भी नौकरी का उसी प्रकार से रास्ता मिलेगा। तो आर्थिक दृष्टि से हो या उसको अपने करियर के नाते से आगे बढ़ना हो, तो खेल भी अब पढ़ाई से पीछे नहीं है। तो पढ़ाई भी खेल भी दोनों बनेंगे नवाब। टैबलेट्स भी आपने कुछ दिए हैं मेरे ख्याल से, टैबलेट्स वितरित करना हाँ, भी सबसे वो तो बड़ा वो शिक्षा का विषय है, उसको हम खेल के साथ नहीं जोड़ते हैं। वो तो शिक्षा का स्तर, आज देखिए आईटी का जमाना आ गया, और खास करके मैं कोविड की बात कहूं तो कोविड के दिनों में जिस प्रकार हमारी शिक्षा व्यवस्था एक प्रकार से विद्यालयों में प्रत्यक्ष उपस्थिति ना होकर के ऑनलाइन का सिस्टम चल गया। सॉरी, उस ऑनलाइन में जिसके पास इंटरनेट है, जिसके पास मोबाइल अच्छा है, लैपटॉप है, आईपैड है, तो ऐसे विद्यार्थी तो अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा दिला पाए। लेकिन जो गरीब विद्यार्थी है, आखिर शिक्षा प्राप्त करने वाला गरीब विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में है, उनके पास ये व्यवस्थाएं नहीं थी। तो हमने तय किया कि नहीं, हम ऊपर से 12वीं कक्षा से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे। इस साल 12वीं, 11वीं और 10वीं ऐसे 3 कक्षाओं को
5 लाख टेबलेट, 650 करोड़ रुपए के टेबलेट ये हमने बांटे हैं, अभी उन विद्यार्थियों को दिए हैं। ये 3 कक्षा के विद्यार्थी अपने घर बैठे भी पढ़ाई करना हो, लेसन्स उनको जो भी टीचर लेसन देता उसको करेंगे, लेसन्स का रिकॉर्ड बनेगा। अध्यापक भी कितना उसमें उनको पढ़ाता है, उसमें भी उसकी रिकॉर्डिंग होगी कि अध्यापक ने ठीक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, अध्यापक ने इस बच्चे के ऊपर मेहनत की कि नहीं की, सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें केवल विद्यार्थियों को फायदा हुआ ऐसा नहीं, अध्यापकों की जिम्मेवारी वो भी फिक्स हो गई। इसलिए अध्यापक भी किसी प्रकार का जो कामचोर अध्यापक होता था उसको भी पढ़ाना उसकी मजबूरी हो जाएगी। इसके लिए 33,000 अध्यापकों को भी हमने टेबलेट साथ में दिए हैं कि पढ़ने वाला भी पढ़ाने वाला भी दोनों के पास सेम टेबलेट होगा। मतलब विद्यार्थियों की लगती थी, मगर अब शिक्षकों की भी क्लास लगेगी। शिक्षकों को क्लास देने की दोनों की अभ्यास होता है, उसको क्लास लेने भी आती है, उसको क्लास देने भी आती है। इसलिए अच्छा शिक्षक वही है वो क्लास ले भी सके और अपनी क्लास दे भी सके। ये जो तकनीक से आपका गहरा जुड़ाव है, नई चीज़ें सीखने का और उसमें पहल करने का जो भाव है, राजनीति से इतर मैं कहूँ कि गवर्नेंस के जो मॉडल में कुछ योजनाएं हो सकती हैं। देश में तरह तरह की योजना चल रही है, कुछ पायलट प्रोजेक्ट या कुछ ऐसी योजना, कुछ आपको नए विचार ऐसे आते हैं कि आपको लगता है कि हाँ, हरियाणा की योजना या तो हमने सबसे पहले की या देश के लिए, ये पूरे देश के लिए अच्छी हो सकती है। किसी ऐसी योजना के बारे में चर्चा करना चाहेंगे? बहुत योजनाएं हमने बहुत योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं में तो कई बार हमारे अधिकारी भी चौंक जाते हैं कि ये कहाँ से योजना आ गई और कैसे इसको लागू करेंगे। लेकिन हमने जिसको करना चाहिए अपनी मेहनत भी की, उनको भी बताया। और हालांकि आईएएस को तो एक इस प्रकार के सिस्टम का एक जिसको करना चाहिए पूरा अनुभव होता है, उसकी इच्छा भी होती है, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हैं वो उसको रोक के भी बैठ जाते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, हमने टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी, क्योंकि मैंने देखा पिछले जब से मैं संगठन मंत्री था 1997-98 में बंसीलाल जी की सरकार थी, हमारे शिक्षा मंत्री का कमरा इन्हीं लोगों का भरा रहता था। एप्लीकेशन ले आए, मेरी ट्रांसफर यहाँ से यहाँ कर दो, यहाँ से यहाँ कर दो, यहाँ से, और कोई काम ही नहीं था शिक्षा विभाग में। हमने उस समय कहा कि इन शिक्षा विभाग के इन कर्मचारियों का, अध्यापकों का कोई पॉलिसी बननी चाहिए, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होना चाहिए, क्यों भागते हैं ये। लेकिन उस समय नहीं करा पाए। आज स्वयं जब मैं सत्ता में इस स्थान पर आया हूं, हमने उसको लागू किया। और टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी बनाते समय मुझे 18 बैठकें खुद लेनी पड़ी, 18 बैठकें आईएएस के लोगों की भी। और एक आईएएस ने तो यहां तक कहा कि हम तो योजना बना के लाते थे, कुछ प्रेजेंटेशन देने आते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री के पास आते तो हम प्रेजेंटेशन लेके चले जाते हैं। तो इस प्रकार की मेहनत हमको करनी पड़ी और अंतोगत्वा जब वो लागू हुई 92% ऑफ टीचर्स वो सेटिस्फाइड थे कि हमारा ट्रांसफर ठीक हुआ, हमारे मनचाहे स्थान पर हुआ। 92%। केवल 8% ऐसे थे जिनको आदत थी कहीं सिफारिश से करा लेंगे, कहीं पैसा देके करा लेंगे, वो निराश हो गए। एक और विषय था जो मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है, वो नहीं, मैं भी दो योजनाएं और बता रहा हूं अभी। जी हाँ, एक मेरे ध्यान में और एक तो ये ट्रांसफर पॉलिसी आज केवल अध्यापकों में नहीं, 350 कैडर, जिस कैडर की संख्या 80 से ऊपर है, अब वो कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती उसको ट्रांसफर की, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर पॉलिसी से ट्रांसफर होता है। एक दूसरा एक स्कीम हमने चलाई, हरियाणा के जो लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र के दिल्ली के भी लोग हैं, एक गांव में लाल डोरा होता है, लाल डोरा के अंदर रिहायशी एरिया होता है, उस रिहायशी एरिया का उनका जो प्रॉपर्टी होती है उसका कोई भी उनके पास प्रमाण नहीं होता कि प्रॉपर्टी मेरी है। हमने कहा ये लाल डोरा विषय कभी अंग्रेजों ने चलाया होगा, ये हमारे हित में नहीं है, इसको खत्म करेंगे, हर एक को उसकी जमीन की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ये दिलाएंगे। हमने एक योजना शुरू की। शुरू करने के बाद अगर प्रधानमंत्री जी को मिलना होता तो हमने वो सारी योजनाएं उनको सामने रखी, उन्होंने अधिकारियों को पूछा कि इस योजना का अध्ययन करो, और 1 महीने बाद उन्होंने निर्णय किया कि योजना बहुत बढ़िया, सारे देश में इसको लागू कर दो। उसका नाम रखा स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना। और आगे बताता हूं मैं, अब हर नागरिक का, सिटीजन का एक आधार कार्ड है। भारतवर्ष में शुरू हुआ कि आधार के माध्यम से चीजों को ठीक करना, योजनाएं, सारी स्कीमें सब उसको आधार कार्ड से मिलेंगी। बैंक खाता भी आधार कार्ड से जुड़ गया। हमने विचार किया कि यानी अपने समाज का केवल व्यक्ति उसकी इकाई, ये आत्मनिर्भर यानी अकेला काम नहीं करता, उसका एक परिवार होता है। तो हम परिवार की पहचान करें
कि एक व्यक्ति जो कमाने वाला है उसके साथ 4 और लगे हुए हैं, या परिवार में 2-3 लोग भी कई बार काम करने वाले होते हैं। कोई परिवार ऐसा है जिसके अंदर कोई काम करने वाला नहीं है, उनका रोजगार नहीं है, इनकम बहुत कम है। एक परिवार का डाटा हमारे पास होना चाहिए। हमने परिवार पहचान पत्र एक नई योजना बनाई, और हालांकि इसको समय ज्यादा लग गया, 2 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब आकर के 69 लाख फैमिलीज हैव बीन रजिस्टर्ड दिस परिवार पहचान पत्र में। 69 लाख परिवार सबको रजिस्टर कर दिया है। हर परिवार की हमारे पास जानकारी है, हर सदस्य की जानकारी है, उसकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, या पढ़ रहा है, काम क्या कर रहा है, बुजुर्ग है, हाउस होल्ड है, या कहीं दिव्यांग है तो उसकी भी जानकारी, कौन सी कैटेगरी का है, ये सब चीजें, आयु क्या है। अब ये जब डाटा हमारे पास आ गया तो अब नागरिक को कोई भी ऐसी चीज बार बार उससे नहीं पूछी जाती। नहीं तो हर किसी योजना के लिए वो ऑफिस में जाता, उसको 10-12 चीजें सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र लाओ, तुम्हारा आय प्रमाण पत्र लाओ, किसी को नहीं देना पड़ता। केवल परिवार पहचान पत्र बताओ, पूरे परिवार का खाका सामने आ जाता है। और हमने इसमें लगभग 300 से ऊपर सेवाएं सरकार की सब परिवार पहचान पत्र से जोड़ दी हैं। ई दिशा केंद्र में जाओ और अपना सारा जो 1-2 लाइन में अपना काम करना भरो, और भर के उसको चले जाओ। आपको कुछ नहीं, घर बैठे उसको योजना मिलती है। तो इसमें मैं कहावत जैसे होती है ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, हमने ऐसा काम कर दिया कि प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास जाएगा। यानी सरकार उसके पास जाएगी जिसकी जरूरत है। अगर किसी की आय कम है तो हम देखते कम क्यों है, काम करने वाला क्या सदस्य नहीं है, या उसको काम की तकनीक नहीं है। इसी में से हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना यानी एक योजना बनाई, अंत्योदय परिवार योजना। उसमें 1 लाख रुपए से साल की जिसकी कम इनकम है, अर्थात 8-8.5 हजार रुपए भी नहीं कमाता परिवार, ऐसे परिवार के एक एक व्यक्ति को चुन करके हमने रोजगार मेले लगाए। और उनको ट्रेनिंग के लिए, उनको कोई काम करना आता तो उसके लिए साधन यानी बैंक से रोजगार लोन देना है, सरकारी सब्सिडी है, सरकारी ग्रांट है, और उसकी मॉनिटरिंग करके आज 40,000 लोगों को उसमें से रोजगार मिल गया है। 40,000 परिवार जिनकी आय 1 लाख से कम है, वो नहीं आया हमारे पास, हम उसके पास गए। और ये टारगेट लगभग 7 लाख परिवार ऐसे हैं आज हरियाणा में जिनकी आय अभी 1 लाख से कम है। लंबा सफर है, करेंगे, लेकिन इन 7 लाख को कैसे ये 1,80,000 तक पहुंच जाए, उनको पहुंचाने का भी टारगेट हमने तय किया है कि 15,000 रुपये महीना कम से कम होनी चाहिए। बीपीएल का लेवल हमारे यहाँ 1,80,000 है। सबको 1,80,000 से पार करेंगे तो बीपीएल की आज की श्रेणी में कोई ना रहे। इसका अर्थ ये नहीं कि बीपीएल होड़ लगती है कि हमारे यहाँ बीपीएल ज्यादा कितने हैं। अरे होड़ ये लगनी चाहिए कि हमारे यहाँ बीपीएल कम कितने हैं। एपीएल परिवार कैसे बने, आय कैसे उसकी बढ़े, रोजगार कैसे उसका ठीक हो। तो ये नई योजना हम चला रही हैं, और इस पर भी केंद्र सरकार जो है इसका अध्ययन करके उनका कहना है कि बाकी प्रदेशों में लागू कराएंगे। आपने तो बहुत सारे झंझट ही खत्म कर दिए, और हरियाणा की भाषा में कहें तो राड़ा ही काट दिया, लट गाट दिया, लट गाट दिया। मैं एक और चीज़ कहूँगा कि आपने इतनी सारी चीज़ें की, और हरियाणा में परिवार की राजनीति चलती थी। 3-4 परिवारों की निश्चित ही आपको हाय लग जाती अगर आपने इतने लाख परिवारों को अपने साथ नहीं लिया होता। तो आप जब आंकड़ा देते हैं कि 69 लाख परिवार मेरे साथ हैं, तो फिर एक नए मॉडल की बात होती है। मैं फ्लोर को ओपन करूंगा क्वेश्चंस के लिए। हमारे पास बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे श्रोता हैं। वॉलंटियर्स माइक लेकर आएंगे पहली पंक्ति में। मुख्यमंत्री साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं अमित गर्ग नरवाना डिस्ट्रिक्ट जींद का वासी हूँ, और मैं आपको धन्यवाद कहूँगा स्पोर्ट्स के लिए। हितेश जी, मैं बताना चाहूँगा 6 करोड़ नहीं, हर गांव में रेसलिंग की एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर है, और ये तो शुरुआत है। लेकिन मेरे पिताजी का आपसे एक क्वेश्चन है, सीएम विंडो की लकड़ी कौन सी है, बहुत ही स्लो है। 1 साल पहले उन्होंने अर्जी लगाई थी, अब तक उस पर कोई समाधान नहीं हुआ। HSBP आपका एक डिपार्टमेंट है, उसको भी थोड़ा फास्ट करिएगा आप। देखिए, HSBP की जहाँ तक स्थिति है, बहुत बिगड़ा हुआ डिपार्टमेंट था। जिस दिन हमने सत्ता संभाली, 62,000 ऐसे केसेस जो लिटिगेशन में फंसे हुए थे। बहुत सी समस्याएं उनकी, कहीं अनाउंसमेंट की, कहीं उनके ट्रांसफर की, कहीं कोई प्लॉट एक्सचेंज की थी, कहीं आउटस्टिस कोटा था, बहुत ऐसी समस्याएं। हमने धीरे धीरे उसको सॉल्व करते करते वो जो 62,000 का आंकड़ा है अब सिर्फ 7,000 पर रह गया है। सिर्फ 7,000 लोग अभी भी हैं जिनकी कोई ना कोई समस्या है। हम इसको जीरो कैसे करके लाएं, इसका कर रहे हैं। 3 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई उसमें विषयों की वो किया था, लॉन्चिंग की थी। 5 नई सेवाएं HSBP ने उस दिन लॉन्च की।
एक तो कि मान लो दिव्यांग कोई व्यक्ति है या वृद्ध अवस्था में है, डिसेबल्ड है और उसके नाम से मकान है। अब आज तक क्या होता था कि एचएसवीपी के ऑफिस में एक बार जरूर उसको आना पड़ेगा। हमने कहा कोई नहीं आएगा, आप अपनी गाड़ियों की व्यवस्था करो और जब भी कोई साइन कराने ऐसे व्यक्ति को उसके घर में जाकर के हस्ताक्षर करा के लाओ। अब वो नहीं आएगा यहाँ पर और उसका काम उसके घर में बैठ करके होना चाहिए। तो ऐसे कई विवाद जो छोटे छोटे होते हैं उनको हल किया है एचएसवीपी। आने वाले समय में एचएसवीपी और एचएसआईडीसी दो बड़े डिपार्टमेंट बहुत बड़े घाटे में थे, यानी कई हजार, शायद 12-13 हजार करोड़ एचएसआईडीसी, 15,000 करोड़ रुपया एचएसवीपी। अब उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी कब्जों में लोगों ने ले रखी थी उसको हमने खत्म किया है और उसको सेल पर लगाया है। सेल करने के बाद आज उनके जो लॉस हैं वो मैं कहता हूं कि एचएसआईडीसी ने तो लॉस अपना खत्म कर दिया और जो एचएसवीपी है जिसको हुड्डा कहते हैं, हमने हुड्डा नाम से तो बाहर कर दिया उसको कि दो हुड्डा नहीं हो सकते, एक ही हुड्डा रहेगा। तो इसलिए वो एचएसवीपी हो गया। इसलिए उसके भी अब जो 15,000 था उसमें से 6 या 7,000 करोड़ रुपया उनका बाकी रह गया। इस 6 महीने में हमने कहा इसको एट पार लाओ और ताकि आगे लोगों की सेवा करो। पहला प्रश्न आपका था वो तो खेल से रिलेटेड, आपके लिए धन्यवाद था। एक छोटा सा मुद्दा है, आप करनाल से हैं, वहां तो डेवलपमेंट हो गया, पानीपत में हो गया, जो हमारी बेल्ट है जींद जुलाना नरवाना बड़ी पीछे रह गई है, इसका भी कुछ देखिएगा आप। थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाएं, लोग आए तो उनको समझे तो जरूर करेंगे। एक एरिया ऐसा है जो हमसे आने में कतराता है। हम कहते हैं वो जो दूरियां हैं खत्म कर लेंगे तो इन चीजों को भी हम गुड़गांव के बराबर करने की मानसिकता रखते हैं कि हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं रहना चाहिए गुड़गांव से पीछे हो। आगे बढ़ना चाहिए, वहां युवकों को बढ़ना चाहिए, इंडस्ट्री वालों को बढ़ना चाहिए। हम सुविधाएं पूरी दे देते हैं। अभी नरवाना जो है नेशनल हाईवे के ऊपर आ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेलवे की लाइन वहां पहुंच गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में वहां जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो सारे पूरे खुल गए हैं। थोड़ा वहां के लोगों को मेहनत करने का अभ्यास। अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जो आजकल एक नेता हैं हमारे, उन्होंने एक पॉलिसी लागू की है। उन्होंने पॉलिसी लागू की है सिट डाउन पॉलिसी। हम विश्वास करते हैं स्टैंड अप पॉलिसी में। स्टैंड अप पॉलिसी कि गरीब आदमी है उसकी मेहनत करके कमाना शुरू करे, काम करे, स्किलिंग करे, खड़ा हो अपनी मजबूती से। और वो नेता ऐसे हैं वो कहते हैं नहीं नहीं मैं ये मुफ्त दे दूंगा, ये मुफ्त दे दूंगा, ये मुफ्त दे दूंगा, तू बैठे रहो। तो ये जो सिट डाउन पॉलिसी वाले जो लोग हैं उनको स्टैंड अप पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और उसमें आप अपने नरवाना के लोगों को जाकर समझाइए। राजेश चेतन, नमस्कार, मैं राजेश चेतन हूँ, भिवानी का हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। आपके साइकिल कवि भी हैं आप आपके साइकिल के कैरियर के पीछे बैठकर साइकिल शाखा लगाई है मैंने भिवानी में। मैं बता रहा हूँ अच्छे कवि भी हैं आप राजेश जी। मैं बस ये निवेदन करना था जी कि आप हरियाणवी की बात करते हैं पर मोदी जी जैसे जाके इंडियन डायस्पोरा को अपने साथ जोड़ लेते हैं यूएस में, यूके में, मैं घूमता रहता हूँ कविता के लिए, ऐसे ही भारत में हरियाणवी डायस्पोरा वो जितने बिजनेस सिटी है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हरियाणवी डायस्पोरा है जिसको हरियाणा के साथ जोड़ने का काम शुरू होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हम हरियाणा की धरती के लिए भी कुछ करूं। ऐसी भी कोई योजना है क्या हरियाणा सरकार की कि हरियाणवी डायस्पोरा के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ किया हो, उनको जोड़ने के लिए कुछ किया हो? ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। राजेश जी, बहुत उत्तम आपका विचार है और ये विचार ऐसा नहीं कि हमारे मन में नहीं है, हमारे मन में है, लेकिन थोड़ा ये होता है कि अपने स्टेट के अंदर हम चीज़ें कुछ ऐसी बना लें जो प्रेजेंटेबल हों, और जब प्रेजेंटेबल होंगी जब उनको जाके बताएंगे तब उनको लगेगा कि हाँ इसका कहीं ना कहीं इसको हम आगे लागू करने में वहाँ के प्रदेशों के भी योगदान हम कर सकते हैं। मैं सामान्यतः जहाँ भी जिस भी प्रदेश में जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि वहाँ हरियाणवी लोगों से मिलना हो जाए। अभी पीछे 1 महीना पहले विशाखापट्टनम में गया तो विशाखापट्टनम के लोगों से पहले से मैंने जानकारी उनको दी। कोई 60-70 लोग वहाँ शहर में आए, 1 घंटा भर बैठ के बातचीत हुई हमारी। इसी प्रकार से एक बार मैं गुवाहाटी गया, वहाँ मैंने किया। अपने व्यक्तिगत प्रयत्न तो मैंने किए हैं, लेकिन अभी हम इसकी कोई योजना बना पाए हैं जहाँ सारे प्रदेशों को एक साथ कवर करेंगे, ऐसी आगे जरूर बनाएंगे। आपके विचार का बड़ा महत्व, इसको हम ध्यान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, कहाँ से एक अच्छा जी बोले। एक छोटा सा बिंदु आपके परिचय के साथ। मेरा नाम भरत है और मैं एक लघु उद्यमी हूँ। एक छोटा सा बिंदु आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। जो अशोका यूनिवर्सिटी है और जो प्लेक्शा यूनिवर्सिटी, इन दोनों के जो अशोका के बाद दूसरी कौन सी? प्लेक्शा। प्लेक्शा। प्लेक्शा।
इन दोनों के जो ओनर प्रमोटर हैं वो राष्ट्र के प्रति थोड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग वाला भाव रखते हैं। हिंदू द्रोह भी रहा है अशोका का, और ऐसा शायद आपके संज्ञान में नहीं आया हो कि बहुत सारी सरकारी योजनाओं में अशोका ऑफिशियल पार्टनर है हरियाणा सरकार की। देखिए, ये कहना तो ठीक नहीं है कि अशोका यूनिवर्सिटी पार्टनर है। अशोका यूनिवर्सिटी के लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, और जो आपने कंसर्न एक उठाया है वो हमें उसकी जानकारी है। लेकिन एक व्यवस्था, अब आखिर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी की अपने एक रिक्रूटिंग सिस्टम रहता है, और उसमें हमारे कुछ लोग वहाँ हैं लगे हुए। एक उनकी रिक्रूटिंग व्यवस्था में हमने उसका एक उपयोग किया है। एक हमने CMGGA नाम से व्यवस्था करी है, CM गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स। तो जो गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स के जो चयन में उनका हमने प्लेटफॉर्म यूज किया, लेकिन लगातार 4-5 साल से हमें उसमें कोई कठिनाई नहीं आ रही है। वो तो ये है कि किसी प्रकार की सिफारिश से कोई नहीं करेगा, क्योंकि उस चयन में उनका तो एक प्रोसेस होता है, लेकिन हम उसमें अपने लोग रखते हैं कि चयन किसका करना किसका नहीं करना। लगभग 3000 लोगों में से 25 लोग, 1% से भी कम, ये लोग हम उसमें से चयन कर रहे हैं। इस बार हमने उसको और थोड़ा विस्तार दिया है, सारे देश भर में उसको अटेंड की है। मुझे लगता है कि हो सकता है इस 25 लोगों के लिए 10-15 हजार लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर अच्छे हाई लेवल के अलग अलग स्थानों के जो पढ़े हुए लोग हैं, कोई IIM का है, कोई IIT का है, कोई विदेश की यूनिवर्सिटी का है, तो इस प्रकार से इंडिपेंडेंटली उसका चयन होता है। वो एक प्लेटफॉर्म जरूर हमने उनका रखा हुआ है। इसके अलावा वो किसी योजना में हमारे हस्तक्षेप नहीं करते। गुड गवर्नेंस में उनके जो चुने हुए लोग हैं उनका फिर हम प्रशिक्षण कराते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं और उसका लाभ हम उठाते हैं, और कोई रोल उनका सरकारी योजनाओं में नहीं है। माननीय खट्टर जी को राम राम। मैं पवन मोड़ा भिवानी से बिलोंग करता हूं और पिछले 40 साल से दिल्ली में हूं, और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि दिल्ली में हमने भिवानी वालों का एक भिवानी परिवार मैत्री संघ बना रखा है। 1200 लोग उसके मेंबर हैं, और हमारे राजेश चेतन जी उसके प्रधान हैं। सर, आपने बहुत सारी बातें बताई, अच्छी लगी सुन करके कि कुएं को आप प्यासे के पास भेज रहे हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। दिल्ली बॉर्डर के पास एक आपका इंडस्ट्रियल एरिया है HSDC का कुंडली, उसके अंदर सड़कों की और बिजली की व्यवस्था बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के लिए सारे दिल्ली, करीब सारे दिल्ली से ही उद्यमी जाते हैं, और उनको जाने के लिए देखना पड़ता है कि हम कौन सी सड़क से जाएं, किस सड़क पे गड्ढे कम हैं। ऐसी तो कोई सड़क है ही नहीं जिस पे गड्ढे ना हो, बड़ा मुश्किल है। और बिजली का ये हाल चलिए, मेरा कहना ये है, एक ये पर्टिकुलर किसी स्थान की समस्या एक बताई है, इस प्रकार की समस्याओं पर विचार करेंगे तो मुझे लगता है ये सेशन उसका नहीं है। हम तो एक जैसे पूरे प्रदेश के नाते, अपनी पॉलिसीज के नाते, अपनी व्यवस्थाओं के नाते, अपने जो भी हमारे काम हमने किए हैं उसके नाते विचार करेंगे, ज़्यादा अच्छा है। फिर भी आपने एक विषय उठाया, उसका उत्तर मैं जरूर दे दूंगा। देखिए, मैं स्वयं कुंडली के HSDC का जो क्षेत्र है उसमें एक बार नहीं कई बार होके आया हूँ, लेकिन एक घटनाक्रम जो घटा वो था किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन में ये जो सिंघू बॉर्डर है, यहाँ आपको पता है कि बहुत बड़ा एक जमघट मच गया था, और वो रोड बिल्कुल बंद कर दिया था, और GT रोड का इतना बड़ा ट्रैफिक, उनको आने के लिए या तो वो KMP से KGP से जाते थे, या फिर ये जो HSDC के या गांव की सड़कों का रास्ता लेकर के दिल्ली में घुसते थे। बड़े बड़े वाहन आने के कारण से, जिसके लिए HSDC की सड़कें बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वहाँ तो एक सामान्य तौर पर जो एक मोहल्ले का, एक कॉलोनी का, या जो HSDC सेक्टर है उसका ही लोड वो सहना था। लेकिन जब बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े टैंकर, बड़े बड़े ट्रेलर उसमें आएंगे तो सड़कें टूटनी बड़ी स्वाभाविक थी। अब हमने कह दिया, सारा विषय ठीक हो गया कि अब जल्दी से उस सारी व्यवस्था को ठीक करें, किसी प्रकार की कोई कठिनाई आगे नहीं आने दी जाएगी। थोड़ा सा बिजली की भी व्यवस्था, बिजली की भी देखेंगे। ऐसे कोई समस्याओं का विषय या ना उठाएं, अलग से मुझे आप दे देंगे, ये बहुत तो आई लुक आफ्टर इट। छोटे विषय हैं, अलग अलग जगह के, मंच का ध्यान रखते हुए। और यहाँ से प्रश्न देने के बाद वॉलंटियर्स क्या है, अभी माइक पकड़ा दे रहे हैं, लोग अपना अपना प्रश्न लेकर खड़े हो रहे हैं। ऐसे नहीं, जब मंच से इंगित किया जाए सब जगह माइक बराबर मूव करे, ये ध्यान रखते हुए अंतिम प्रश्न लेंगे, क्योंकि सत्र का समय पूरा हो रहा है। काफ़ी देर से आपका हाथ उठा हुआ था। नमस्कार मुख्यमंत्री, मैं राष्ट्रीय बाल आयोग का अध्यक्ष हूँ, प्रियंक मेरा नाम है। एक
सवाल मेरा ये था कि भारत सरकार ने सन 2002 में अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए संवैधानिक संशोधन करके अनुच्छेद 21 का को इंट्रोड्यूस किया था और बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। उस शिक्षा के अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए कालांतर में कानून बना और 25% सीटें प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित की जाती हैं गरीब तबके के बच्चों के लिए, जिससे उनको समान अवसर शिक्षा का मिल सके। दुर्भाग्य से हरियाणा सरकार ने हालांकि शिक्षा के लिए बहुत अच्छे काम किए जो अनुकरणीय हैं, लेकिन ये विषय जो है रुका हुआ है। वहाँ 25% सीटों पे अभी तक बच्चों को प्रवेश मिलना शुरू नहीं हो पाया है। इससे ही जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न ये है कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस रेगुलेटरी का भी जो मैकेनिज्म है उसके पुनरीक्षण की आपके स्तर पे आवश्यकता है। आप एक बार स्वयं उसको देख लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक पहला विषय है, ये बात आपकी ठीक है कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो 2002 में प्रयत्न किया गया था 25% ये लागू करने के लिए, लेकिन वो लागू तो बहुत बाद में सारे देश में शायद 2008 में कभी जाके हुआ है। उससे पहले हरियाणा सरकार ने अपने एक एक्ट में संशोधन करके और 10% बच्चे 134A में ये पढ़ाने का एक सब प्राइवेट स्कूलों को एक आदेश दिया था और वो 10% हर साल दिए भी जाते थे। उसमें टकराव जरूर रहता था प्राइवेट स्कूलों का और सरकार का कि भी उसमें आप फीस जो है कम देते हैं, ज़्यादा देते हैं, चलता रहा। अब इस पिछले साल से, खासकर ये जो करंट ईयर है, हमने दोनों चीज़ें लागू कर दी हैं। 134A में केवल क्लास 1 में एडमिशन होते हैं, ऊपर नहीं होते हैं। तो क्लास 1 में 25% एडमिशन वो लागू कर दिए हैं। ऐसे सब स्कूलों को वो करने पड़ेंगे और साथ में क्लास 2 ऑनवर्ड्स वो 10% भी लागू रहेगा और उसमें जैसे जैसे इस साल वाले बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो 10% उन्हें एक एक क्लास को कम करते जाएंगे। तो ये 25% बच्चे जो गरीब जनता के हैं प्राइवेट स्कूलों में लगातार पढ़ेंगे। एक दूसरा हमने ये किया है कि 1,80,000 रुपए से नीचे के बच्चे, आय के बच्चे, जिन परिवारों के जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, हम उनको सबको 10% की भी कोई कसौटी नहीं है। अगर स्कूल एडमिशन देना चाहता है उन सबकी फीस हमारा पैरामीटर हमने तय कर दिया है, वो 700 रुपया, 900 रुपया, 1100 रुपया ये फीस हम देंगे। अगर प्राइवेट स्कूल इससे ज्यादा भी पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं। ऑप्शन मैंने लिया है। 300 स्कूल अभी आए हैं जिन्होंने कहा कि हाँ आप हमारे पास हमें इतनी फीस दीजिए, हम 1,80,000 से जो नीचे वाले बच्चे हैं उन सबको पढ़ाएंगे। तो उनके साथ करार हो गया है और ज़्यादा बच्चे उसमें जाके पढ़ेंगे। तो हमने तो और डबल फायदा भी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को देने का ये काम किया है। दूसरा आपने जो प्रश्न किया, फीस निर्धारण की कमेटी होती है और उसमें हर सरकारी स्कूल को अपने अगले साल के लिए कितनी फीस देनी है वो फार्म नंबर 6 है। फार्म नंबर 6 में उसको भर के देना होता है। उसमें एक 5% की वृद्धि करने का अधिकार सबको है। आखिर हर साल उनको भी फीस बढ़ाने का एक अधिकार देना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन तो होती है। 5% बढ़ा करके फॉर्म जमा कराते हैं, उससे ज़्यादा वो फीस नहीं ले सकते हैं। ये अलग बात है कि फीस के अलावा अलग अलग प्रकार के चार्जेस करके और उन बच्चों के माता पिता को वो कुछ ना कुछ चार्ज करते रहते हैं। उसमें जहाँ कहीं हमको शिकायत मिलती है उसको ठीक कर लेते हैं कि भी अलग चार्ज नहीं करेंगे। और जहाँ समझौता हो जाता है, भाई वो देने वाला भी तैयार हो जाता है, लेने वाला भी तैयार है, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ तय है कि जो फार्म 6 में फीस पिछले साल से केवल 5% बढ़ा करके वो ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। धन्यवाद मनोहर लाल जी। आपने राजनीति पर भी बात की, आपने अर्थ पर भी बात की और अर्थपूर्ण राजनीति की आपने बात की। मैं प्रश्न देख रहा हूँ, बहुत सारे हैं, हाथ बार बार उठ रहे हैं। पांचजन्य पाठक परिवार में आपके लिए रुचि और जिज्ञासा पर्याप्त है, ये दिखाई देता है। मगर मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि आज यहाँ पर समय कम है, परंतु या तो दिल्ली में नहीं तो पंचकूला में एक बड़ा जनसंवाद हरियाणा के संदर्भ में करने की एक आवश्यकता लगती है। राखी गढ़ी की बात है, गीता जयंती की बात है, बहुत सारे विषय हैं। मुझे लगता है पूरा एक दिन का सेशन हरियाणा के बारे में हो सकता है। जितना छोटा राज्य लगता है उतनी बड़ी उसकी कामयाबी है, उसकी कीर्तिमान है और वो मॉडल बाहर रिप्लिकेट भी हो रहा है। हमें इसके लिए बात करने के लिए हम निश्चित ही, आज जो मैं जिज्ञासा का स्तर देख रहा हूँ, मैं आश्वस्त करता हूँ हम जल्दी इसका भी एक कोई नियोजन करेंगे और हम लोग फिर जल्दी से मिलेंगे। आज अभी समय की मर्यादा है, शेष मुख्यमंत्री भी कतार में, इसलिए और प्रश्न नहीं लूँगा। आप हमारे त्वरित आग्रह पर अपना इतना सारा समय निकाल कर आए
हमारी ओर से, भारत प्रकाशन परिवार की ओर से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हितेश जी, एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा। देखिए, हमारा सरकार चलाने का उद्देश्य सत्ता सुख नहीं है, जनता की सेवा, ये सेवा करना है। सरकार में जो लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं। हमने एक नई योजना चलाई है कि जनता में भी जो लोग इस प्रकार के सेवा समर्पण भाव से हमारे साथ जुड़ना चाहें, उनको भी हमने इनवाइट किया है, ताकि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसमें भी हम लोगों को साथ जोड़ें सरकार के साथ। केवल सरकार के भरोसे नहीं रहना, जनता को साथ लगना है। हम भावना में लोगों में यानी पैदा करते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे को और भी दूं। इस नाते से, इस भाव से हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी और हितेश जी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कार्य है, लिहाजा हम आपको थोड़ी देर के लिए और रोकना चाहेंगे। दिल्ली की शान अवार्ड्स, भारत प्रकाशन यानी कि 5 जन और ऑर्गेनाइजर ने दिल्ली की शान अवार्ड की एक श्रेणी शुरू करी है।